हेलो दोस्तों, मैं सतीश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल रेसिस्ट डी पॉइंट पर। आज का टॉपिक है आरबीआई। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर मनी, कॉल मनी, टर्म मनी, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है हम लोग पढ़ चुके थे, प्लास्टिक मनी। आज का टॉपिक है आरबीआई। आरबीआई का गठन। आरबीआई का गठन एक केंद्रीय बैंक, और इसके पहले हम लोग क्या होंगे, बहुत सी बैंकें होंगी। बैंकों में उसके बाद होगा एक कोई नई या फिर केंद्रीय बैंक बनाई जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ बैंकें पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आरबीआई का गठन देखते हैं। सबसे पहले देखिए बैंक हमारी क्या है, अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल, मुंबई, मद्रास पर क्या कब्जा किया, तो वहीं पर अपनी पूंजी को स्टोर करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बैंक का निर्माण किया। बैंकों की स्थापना सबसे पहले यहीं पे हुई थी। सबसे पहले बैंक अंग्रेज लोग कहाँ पे देखते हैं, अंग्रेज सबसे पहले कहाँ पे, बंगाल, मद्रास, बंगाल, मुंबई, मद्रास, यहीं पर क्या सबसे पहले कब्जा हम अंग्रेजों ने यहीं पर किया। तो यहीं पर सबसे पहले क्या बैंक का निर्माण भी करेंगे। सबसे पहले क्या है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई 1820 से 26 में। अब उसके बाद देखते हैं बैंक ऑफ कहाँ के, हमारे मुंबई की स्थापना हुई 1940 में, 1840 में। उसके बाद यहाँ पर एक स्थापना हुई बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन बैंकों की स्थापना हुई। अब इन बैंकों की स्थापना में कितनी पूंजी के साथ हमारी स्थापना हुई थी, 5 लाख रुपए के साथ। 5 लाखों से इन लोगों की शुरुआत हुई, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास की। अब जिन तीनों बैंकों को मिलाकर एक हमारे के नए बैंक बनाए गए 1921 में। इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई। इनका राष्ट्र इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई गई। अब इसी बैंक का हम क्या करते हैं, जुलाई 1955 में इसी का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं और नई बैंक बना देते हैं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। जिस बैंक के पीछे ऑफ इंडिया लग जाए तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा, मुंबई में होगा। अब देखते हैं वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा शाखाएं किस बैंक की हैं, तो एसबीआई की हैं। वर्तमान में सबसे ज़्यादा शाखाएं, ज़्यादा क्या है, शाखाएं हमारी किस बैंक की हैं, तो एसबीआई के बैंक की हैं। अब बात करते हैं, एसबीआई तो हो गया। अब बात करते हैं केंद्रीय बैंक बनाने के लिए एक हमारे कमीशन का गठन हुआ, हिल्टन यंग कमीशन का। इसमें ही हमारा इसका काम क्या था, कौन सी बैंक को हम लोग क्या करें, केंद्रीय बैंक बनाई जाए। तो इसके लिए हिल्टन यंग आयोग ने 1926 में आरबीआई का नाम लिया। तो 1934 में एक आरबीआई एक्ट पास हुआ, 1935 में हमारे क्या हुआ, आरबीआई का गठन हुआ। अब देखते हैं हिल्टन यंग कमीशन, इसका देख लेते हैं असली नाम क्या चीज़ हमारा है। इसी का रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। इसका असली नाम हमारे क्या, कभी पूछ दे यंग कमीशन का असली नाम क्या है, तो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस हमारा क्या है, असली नाम है। हिल्टन यंग कमीशन का काम क्या था, कि कौन सी बैंक को हम क्या केंद्रीय बैंक बनाए, कि कौन सी बैंक को क्या करें,
केंद्रीय बैंक बनाए या फिर कोई नई बैंक को हम बनाए? कौन सी बैंक को? केंद्रीय बैंक बनाए। तो हिल्टन कमीशन ने 1926 में क्या आरबीआई का नाम लिया। आरबीआई का क्या क्या नाम लिया किससे? 1926 में। तो क्या किया उसके बाद हिल्टन कमीशन ने 1934 में क्या किया? आरबीआई एक्ट 1934 पास किया। आरबीआई एक्ट 1934 क्या किया? पास किया। आरबीआई एक्ट 1934 पास किया। तो ये हमारा पास होने के बाद इसका गठन हमारा कब हो गया? आरबीआई का गठन हमारा इसका गठन हमारा कब हो गया? 1 अप्रैल 1935 को क्या करा? आरबीआई का गठन हो गया। ठीक है, अब आरबीआई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब पढ़ने जाए आरबीआई हिल्टन आयोग या कमीशन। अब पढ़ने जाए आरबीआई देखते हैं आरबीआई का गठन। आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। 1 अप्रैल 1935 में इसका क्या हुआ? गठन हुआ था। अब गठन हुआ था किस एक्ट के द्वारा हुआ था? तो याद रखना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था। आरबीआई का गठन हुआ था तब कितने इसके क्या पूंजी के साथ स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना 5 करोड़ रुपए के साथ। 5 करोड़ रुपए के साथ ये क्या हुआ था? स्टार्ट हुआ था। आरबीआई को देख लेते हैं। आरबीआई का हमारा उपनाम देख लेते हैं, कितने हम अन्य नामों के साथ जानते हैं। आरबीआई को हम अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम इसका क्या है? एपेक्स बैंक भी है। आरबीआई का क्या नाम है? एपेक्स बैंक। अन्य नाम एपेक्स बैंक। अन्य नाम एपेक्स बैंक भी है। अब देख लेते हैं इसका और भी क्या कहते हैं। आरबीआई को इसको सरकार का बैंक भी कहते हैं। सरकार का बैंक। और क्या कहते हैं इसी को? बैंकों का बैंक भी कहते हैं। आरबीआई को क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। सरकार का बैंक, बैंकों का बैंक। और क्या कहते हैं? अंतिम घड़ी का बैंक। क्या अंतिम घड़ी का बैंक भी कहते हैं। अब देख लेते हैं आरबीआई के पहले हमारे क्या थे? कौन से हमारे आरबीआई में हमारे क्या चीज होते हैं? एक हमारे का गवर्नर होते हैं, 4 हमारे क्या होते हैं? अन्य गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर। एक क्या होता है? गवर्नर। और हमारे 4 क्या होता है? डिप्टी गवर्नर। अब देखते हैं आरबीआई में हमारे क्या सबसे पहले हमारे कौन से? सबसे पहले हमारे कौन थे? वो गवर्नर कौन थे? देखते हैं। सबसे पहले गवर्नर यहीं पे लिख देते हैं। सबसे पहले गवर्नर हमारे क्या थे? सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर कौन थे? असबन स्मिथ थे। असबन स्मिथ क्या थे? सबसे पहले गवर्नर थे। अब मान लेते सेकंड कौन थे? सेकंड गवर्नर थे टेलर, जेम्स टेलर। और तीसरे हमारे कौन से थे? थर्ड सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख थे। अब यहाँ पे देखो हमारे क्या सीडी देशमुख हमारे क्या भारत की स्वतंत्रता के समय पूछ देते हैं गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? सीडी देशमुख। ये कौन से थे? थर्ड। ये क्या थे? भारत की स्वतंत्रता के समय। ये पूछ भी देता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये फर्स्ट गवर्नर भी पूछ देते हैं, ये भी याद रखना।
इसका अन्य नाम कौन सा है? एपेक्स बैंक भी कहते हैं, ये भी पूछ देता है, ये तो नॉर्मल पता होते हैं सभी को। एक्ट 1934 में एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। इसके पहले गवर्नर कौन थे? असबर्न स्मिथ थे। सेकंड कौन थे? टेलर थे। तीसरे कौन थे? सीडी देशमुख थे। यही हमारे क्या भारत की स्वतंत्रता के समय हमारे क्या थे? गवर्नर थे। अब देखते हैं आरबीआई का हमारे क्या होता है, काम क्या करती है। ये हमारी क्या करते हैं? मौद्रिक नीति बनाती है। मौद्रिक नीति का मतलब क्या होता है? मुद्रा के प्रवाह को रोकने के लिए क्या ये बहुत सी नीतियां बनाती है। कौन सी? आरबीआई। और क्या करते हैं? कोई बैंक खोलना हो या बंद करना हो, बैंकों का विलय करना हो, ये सब कौन से कराते हैं? तो आरबीआई करते हैं। अब देखते हैं आरबीआई का हमारा क्या करता है, काम देख लेते हैं क्या काम करते हैं आरबीआई। आरबीआई के कार्य देख लेते हैं। नंबर 1 देख लेते हैं, मौद्रिक नीति बनाना। मौद्रिक नीति क्या बनाना। नंबर 2 बैंकों का विलय करना। बैंकों का विलय करना। नंबर 3 कोई नई बैंक खोलने की अनुमति देना। नंबर 3 विदेशी पूंजी पर नियंत्रण। विलय करना। और बैंकों का दिवालिया करने पर दूसरे बैंक में विलय कर देना। ये हमारे क्या इसका होता है। अब बात करते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या चीज होता है? मौद्रिक का मतलब क्या होता है? मुद्रा के प्रवाह को रोकना के लिए नीति बनाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। बात करते हैं हम मौद्रिक नीति की। मौद्रिक नीति, मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा के प्रवाह को रोकने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। जैसे आरबीआई बनाती है बैंकों के मौद्रिक नीति बनाने के, सीआरआर, एसएलआर, जिस पर इस पर क्या करते हैं? टैक्स में वृद्धि कर देते हैं या कमी कर देते हैं, इसे मौद्रिक नीति के हिसाब से। बात करते हैं अब हम लोग सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात। देखो सीआरआर होता क्या चीज है देख लेते हैं हम लोग। सीआरआर हमारे पास कब हुआ था? ये हमारा क्या था? आरबीआई एक्ट 1934 में इसका उल्लेख है। इसका उल्लेख कहाँ है? सीआरआर का आरबीआई एक्ट 1934 में इसका उल्लेख है। किस धारा में? इसके किस आईपीसी धारा में? हमारे इंडियन पेनल कोड आईपीसी किस धारा में? धारा हमारा क्या है? 42 की धारा में इसका क्या है? सीआरआर का उल्लेख है। अब इसका देखते हैं सीआरआर होता क्या चीज है। सीआरआर ये होता है बैंक खोलने पर या कोई कमर्शियल बैंक या वाणिज्य बैंक तो बैंक खोलती है तो आरबीआई के पास क्या करना पड़ता है? कुछ पैसा रखना पड़ता है। कमर्शियल बैंक को या वाणिज्य बैंक को अपने बैंक खोलने के लिए कुछ पैसा हमारे क्या होता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो उस रुपये को या मुद्रा को हम क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं। इस जो पैसा या हमारी क्या होती है पूंजी कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखती है,
तो ये आरबीआई उस पर कोई भी ब्याज नहीं देती। इस पूंजी पर क्या करेगी, आरबीआई कोई भी ब्याज नहीं देगी। ब्याज क्या होगी, नहीं देगी। आरबीआई कोई भी ब्याज इस पर नहीं देती है। अब बात करते हैं, आरबीआई इस पर तो कोई ब्याज देगी नहीं, तो अब हमारा CRR कौन लगाता है, आरबीआई लगाती। CRR हमारा क्या मैक्सिमम मिनिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम, इसका CRR की कोई भी लिमिट नहीं है, नो लिमिट। ये क्या है, नो लिमिट। अब इसका मतलब ये है कि आरबीआई कितनी भी हमारे क्या हो सकता है, CRR को में वृद्धि कर सकती है, CRR में या कमी भी कर सकती है, इसकी कोई भी लिमिट हमारी नहीं है। CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात। इसका उल्लेख कहाँ पे है, इसका आरबीआई एक्ट 1934 के धारा 42 में इसका क्या है, उल्लेख है CRR का। CRR होता है क्या, कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जो पूंजी रखती है उसे क्या कहते हैं, CRR कहते हैं। CRR हमारा डेली बेसिस पर रखा जाता है NDTL पे। और पूंजी पर जो पूंजी आरबीआई के पास रखती है तो उस पर आरबीआई भी कोई ब्याज नहीं देती है। SLR इसलिए रखाती है क्योंकि कभी बैंक दिवालिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ के ग्राहकों को, कस्टमर को वो अपनी तरफ से पैसे दे सके, इसलिए हमारे क्या रखी जाती है, पूंजी रखी जाती है। अब बात करते हैं CRR की हमारी क्या मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट क्या है, नो लिमिट। आरबीआई इस पर कितना भी टैक्स हमारा क्या बढ़ा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब चलो एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं CRR क्या होता है। मान लीजिए वर्तमान में हमारा CRR 5% है, अभी ये कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो इसमें मौद्रिक नीति पर क्या होगा। मौद्रिक नीति का मतलब होता है मुद्रा के प्रवाह को रोकने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं, मुद्रा के प्रवाह को रोकने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे वर्तमान में है हम लोग CRR मान लीजिए 5% अभी लग रहा है हमारा। अब यहाँ पे CRR हमारा किस पे होता है, NDTL पे होता है। काउंट किस पे करते हैं आरबीआई, NDTL पे होता है। NDTL पहले हम लोग तुमको समझा देते हैं NDTL होता क्या चीज है। अब जो बात करते हैं CRR हमारा काउंट किस पे करते हैं, ये तो होगा। CRR हमारा किस पे, NDTL का क्या मतलब, नेट डिमांड लिबरेटी टाइम एंड टाइम लिबरेटी लिख दे रहे हैं, नेट डिमांड टाइम टी। अब NDTL होता क्या है पहले समझ लेते हैं। NDTL ये होता है बैंक में लेन देन के बाद जो धनराशि बचती है उसे हम क्या कहते हैं, NDTL कहते हैं। आप लोग ये समझ लीजिए, बैंकों में लेन देन के बाद जो पैसा हमारा बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, NDTL कहते हैं। अब सरकार CRR हमारे लगाती किस पे है, NDTL बचता है और CRR हमारी क्या होती है, इसी पे लेती है, NDTL पे ही काउंट किया जाता है। यदि हमारे पास 1000 करोड़ रुपये बचे तो इस पर 4% या 5% कुछ भी ले सकती है सरकार हमारी आरबीआई। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा NDTL लिया किया जाता है, रोज लिया जाता है, डेली बेसिस पर रखा है। SLR हमारे क्या रोज काउंट किया जाते हैं, रोज के रोज हमारी बैंक क्या करती है, इसे काउंट करती है। ये हमारा क्या डेली बेसिस पर लिया जाता है, डेली बेसिस मतलब रोज के रोज हमको कंप्लीट करना पड़ता है। CRR और SLR हमको दोनों कंप्लीट करना पड़ता है। NDTL क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं बैंक में लेन देने के बाद जो हमारी क्या मुद्रा बचती है उसी को हम क्या कहते हैं, NDTL कहते हैं। अब बात करते हैं यदि हम CRR में वृद्धि या कमी करने पर हमारे क्या प्रभाव पड़ता है मौद्रिक नीति में। ये मान लीजिए वर्तमान में हमारा है, वर्तमान में हमारा CRR, यहाँ पर मान लीजिए वृद्धि कर देते हैं, CRR में वृद्धि, यहाँ पर कमी कर देते हैं, किसमें, CRR में। यहाँ पर क्या है, वृद्धि कर देते हैं, इसमें CRR में।
ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा कितने हैं 5% CRR है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कमी कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2% या 3% कर देते हैं, 2% मान लेते हैं। अब यहाँ पे वृद्धि कर रहे हैं 7 या 8%, कुछ भी मान लेते हैं, 7% मान लेते हैं। हमारा CR काउंट किस पे होता है, NDTL पे अभी बताया था। मान लीजिए NDTL क्या मतलब, बैंक जो लेन देन के बाद जो धनराशि बचती है उसे क्या कहते हैं, NDTL कहते हैं। अब मान लीजिए NDTL हमारा बच कितना है, 1000 करोड़ रुपये क्या बच रहा है, हमारा लेन देन के बाद बच रहा है। अब क्या हो गए, RBI के पास रखना पड़ेगा, CRR तो RBI के पास रखना पड़ेगा। अब देखते हैं CRR हमारा क्या 5% हमारा 1000 करोड़ का निकालते कितना बचेगा, 50 करोड़। देख लेते हैं 5% है, इसका काट दिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 50 करोड़ रुपये। 50 करोड़ रुपये तो हमको किसके, RBI के पास रखने पड़ जाएंगे। तो अब इसके पास हमारे का पैसा कितना बचेगा, देखते हैं। बैंक के पास 1000 करोड़ था, 50 करोड़ तो बैंक के पास रखना पड़ेगा, 950 करोड़ रुपये हमारे किसके पास बचेगा, बैंक के पास बचेगा। अब देखते हैं वर्तमान में कितना है। यदि मान लीजिए वृद्धि कर दें तो हमारा क्या होगा, NDTL तो हमारा 1000 करोड़ रुपये था, वृद्धि कितनी कर दी गई है, 7% CRR, इसका मतलब 70 करोड़ रुपये, 70 करोड़ रुपये। अब हमको क्या मतलब, सरकार RBI को देना पड़ेगा, तो बैंक के पास कितना बचेगा, हमारा बैंक के पास बचेगा 930 करोड़ रुपये वृद्धि करने पर। अब यहाँ पे देखते हैं NDTL कमी कर दे तो क्या होगा, 1000 करोड़ रुपये कमी कितनी कर दे, 2% मतलब 20 करोड़ रुपये घटा देंगे, बैंक के पास कितना बचेगा, 980 करोड़। अब देखते हैं वर्तमान में हमारे क्या था, 950 करोड़ रुपये किसे बैंक के पास बच रहा था। अब देखते हैं मौद्रिक ने मतलब देखते RBI देखती है कि मार्केट में पैसे क्या मतलब बहुत ज़्यादा हो गए लोगों के पास, तो क्या करते हैं मौद्रिक नीति अपनाते हैं। तो अब वो क्या करते हैं, CRR में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। वृद्धि कर देगी तो मान लीजिए यहाँ पर 5 था, अब यहाँ पर 7% कर दिया, तो उसके साथ यहाँ पर देखो पहले बैंक के पास बच कितना रहा था, 950 करोड़ रुपये, ज़्यादा रुपया बच रहा था। तो ये लोगों को क्या करते हैं, ज़्यादा लोन दे रहे थे, तो ज़्यादा लोन दे रहे थे लोगों को, तो ज़्यादा लोन दे रहे। अब उसके बाद लोगों के पास पैसा बहुत हो गया तो कुछ काम नहीं करते, तो पैसा मार्केट में ज़्यादा हो गया, तो RBI उससे मार्केट से पैसा लेने के लिए अब क्या करेगी, CRR में वृद्धि कर देगी। वृद्धि कर देगी तो अब बैंकों के पास कितने बचे रुपए, 930 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे पैसे कम बच रहे हैं, यहाँ पे 950 बच रहे थे, यहाँ पर 930 करोड़ रुपए बच रहे हैं। तो क्या करेगी अब बैंक, अब खुद बैंक जितने लोगों को लोन दिया था ना, लोन दिया था, अब लोगों से कहेगा पैसे वापस करो जल्दी से, तो धीरे धीरे पैसे वापस बैंक मांगेगी, तो क्या होगा, मार्केट से पैसा धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे वृद्धि करने से मौद्रिक नीति ऐसे बना देते हैं। अब यहाँ पर CR में देखें मार्केट में पैसा कम है, तो क्या करेगी सर RBI, CRR में हमारे क्या है कमी कर देगी। कमी कर देगी तो बैंक के पास पैसा हमारा देखो पहले 950 करोड़ था, अब क्या 980 करोड़ रुपये आ गया। RBI बैंक के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो ये लोगों को क्या करेगी, लोन ज़्यादा प्रोवाइड करेगी, तो मार्केट में पैसा हमारा आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज देखते हैं, बात करते हैं SLR की। SLR क्या चीज़ होता है, मौद्रिक नीति नंबर 2। अब बात करते हैं SLR। SLR हमारा क्या चीज़ होता है, देख लेते हैं इसका उल्लेख कहाँ पे है। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 में इसका उल्लेख है। ये धारा किसे 24 में इसका उल्लेख है। नंबर 2 SLR, इसका देखते हैं उल्लेख कहाँ पे है। इसका उल्लेख क्या है, बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के कौन से धारा में, 24 धारा में। ये 24 धारा में है, उससे पहले SLR का कितना था, धारा 42, इसका अपोजिट 24 वो कितना था 42 CRR। अब चलो ठीक, इसका उल्लेख यहाँ पर। अब देखते हैं SLR होता क्या चीज़ है। SLR वो मुद्रा होती है जो बैंक को खुद
कमर्शियल बैंक को खुद अपने पास रखनी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। एसएलआर क्या होता है, कमर्शियल बैंक को खुद के पास एक मुद्रा रखनी पड़ती है, स्टोर करते, उसे क्या कहते हैं, एसएलआर कहते हैं। ये मुद्रा हमारे किसी रूप में भी हो सकती है, ये मुद्रा हमारी किसी रूप में भी हो सकती है, जैसे ये हमारे सोने के रूप में हो सकती है, चांदी के रूप में हो सकती है, कोई पेपर के रूप में हो सकती है, विनिमय पत्र, या किसी के रूप चेक के रूप में हो सकती है। ये पैसा हमारे किसी रूप में भी हमारा हो सकता है, ये हमारा एसएलआर किसी रूप में भी हो सकता है। एसएलआर क्या होता है, जो कमर्शियल बैंकों को खुद के पास रखनी पड़ती है जो मुद्रा, उस मुद्रा को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक का एसएलआर कहते हैं। अब बात करते हैं एसएलआर। अब एसएलआर की देख लेते हैं लिमिट क्या होती है। सीआरआर की तो नो लिमिट थी, मैक्सिमम मिनिमम कोई लिमिट थी नहीं थी। अब देखते हैं एसएलआर। एसएलआर हमारी क्या मैक्सिमम हमारी क्या सकती है, आरबीआई हमारे मैक्सिमम कितनी एसएलआर कर सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। मैक्सिमम हमारे 40% तक एसएलआर हमारी क्या आरबीआई कर सकती है, इतना परसेंट आपको रखना पड़ेगा अपने पास, वो खर्च नहीं करना है। मिनिमम कितना, 0%, ये भी याद ये पूछ देता है। इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है, तो 40% हमारी है। सीआर की लो लिमिट से दोनों में। अब बात करते हैं यदि हमें एसएलआर में वृद्धि और कमी करने पर क्या हमारा प्रभाव पड़ता है मौद्रिक नीति पे। ये मान लीजिए वर्तमान में है, ये मान लीजिए कमी करने पर एसएलआर में क्या होगा। यहां पर क्या वृद्धि करने पर, मान लेते 5% हमारे क्या पहले हैं, वृद्धि करके हम 7% मान लेते हैं। यहाँ पे एसएलआर में कमी कितने मान लेते हैं, यहाँ पे लग देते हैं 2%। अब ये भी काउंट किस पे होता है, एसएलआर हो या सीआरआर हो, और काउंट किस पे होता है, एनडीटीएल पे ही हमारे पे होता है, याद रखना। ये काउंट किस पे होगा, एनडीटीएल पे। ये भी किसी डेली बेसिस पर भी होता है। अब मान लीजिए एनडीटीएल हमारा कितना 1000 करोड़ रुपये है, 1000 करोड़ रुपये है। अब इसका मान लीजिए एसएलआर हमारा कितना है, 5% हमारा एसएलआर 5% है, तो मतलब 50 करोड़ रुपये हमारे क्या एसएलआर हो गए हमारे। 5% इसका 1000 का 5% निकाल देंगे तो 50 करोड़ रुपये आ जाएगा। इसी के साथ साथ एनडीटीएल पे हमारा क्या काउंट होता था, सीआरआर भी तो काउंट होता था, आरबीआई के पास जो रखना है सीआरआर। ये भी मान लेते 5% है, या कुछ भी मान लेते हैं 5% ही मान लेते हैं। 5% सीआरआर भी मान लेते हैं, बच्चों मान लेते हैं सीआरआर, ये कितना 5% है। 5% सीआरआर है तो ये भी 50 करोड़ रुपये तो हमको रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास, ये आप स्वयं के पास रखने पड़ेंगे। तो हमारे कुल कितने रुपए रखने में, 50 करोड़ हम अंतर 100 करोड़ रुपये हम तो हमको रखने पड़ेंगे। तो बचेंगे कितने बैंक के पास हमारे, ये हमारे क्या 900 करोड़ रुपये हमारे बैंक के पास बचा। हमारे एसएलआर कितना है, 7%। अब सीआर भी मान लेते हैं, सीआरआर भी बैंक के पास रखने में 7% ही मान लेते हैं। ये काउंट किस पे होगा, एनडीटीएल पे। एनडीटीएल मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपये। अब यहाँ पे हमें देखो एसएलआर 7% है, 1000 का 7% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 करोड़ रुपये एसएलआर, कितना 70 करोड़ रुपये। सीआरआर हमारा कितना हो जाएगा, 70 करोड़ रुपये। अब यहाँ पे हम घटा देंगे तो कितना हमारे पे बचेगा, 860 करोड़ रुपये। इतना करोड़ रुपये हमारे क्या बैंक के पास बचेगा। यदि वृद्धि कर दें, यदि हम कमी कर दें तो क्या होगा, यदि मान लें तो सीआरआर 2% ही है। अब यहाँ पर देखो एनडीटीएल हमारे का 1000, एसएलआर 2% मतलब 20 करोड़ रुपये, सीआरआर 20 करोड़ रुपये।
अब यहाँ पर बचा कितना, 960 करोड़ रुपये बैंक के पास। अब यहाँ पर देखो वर्तमान में हमारे पास कितना बचा था, 900 करोड़ रुपये। अब यदि हम देखते हैं बैंक में हमारे क्या है, आरबीआई देखती है मार्केट में हमारा पैसा ज़्यादा है तो हमारे क्या CRR में हमारे क्या है, SLR में वृद्धि कर देगी। SLR में वृद्धि कर देगी तो हमारे क्या कितना रुपये बच रहा है, 1000 का 7% 70 करोड़ रुपये। CRR का भी 7% मान लेते हैं, इसका भी तो काउंट करना पड़ेगा, आरबीआई के पास करना पड़ेगा। 70 को 70 114 करोड़ रुपये तो रखने पड़ेंगे, तो बचे कितना 960 करोड़ रुपये। देखते हैं सरकार मार्केट में कैसा पैसा ज़्यादा है तो आरबीआई क्या करती है, हमारे इसमें वृद्धि कर दी SLR और CRR में, तो हमारे बैंक के पास रुपये कम बचेगा तो क्या करेंगे, लोगों से जितना भी लोन दिए हुए हैं ना, लोगों को, पब्लिक को, उनसे लोगों से कहेंगे हमारा क्या पैसा वापस करो, लोन वापस करो। तो क्या मार्केट से हमारा क्या होगा, पैसा वापस आ जाएगा बैंक के पास, बैंक से हमारा क्या होगा, आरबीआई के पास धीरे धीरे पहुंच जाएगा, NDTL के पास CRR के थ्रू, और क्या मार्केट में पैसा हमारा कम हो जाएगा। यदि हमारे देखते हैं मार्केट में हमारा क्या पैसा बहुत कम है तो क्या करते हैं, आरबीआई हमारे SLR और CRR में हमारे क्या करती है, इसका परसेंटेज कम कर देते हैं। तो लोगों का देखो अब बैंक के पास कम कर देंगे तो क्या होगा, बैंक के पास 960 करोड़ रुपए बचेगा। क्यों, रुपये ज़्यादा बैंक के पास बचेगा तो ये लोगों को क्या करेगी, ज़्यादा लोन प्रोवाइड कराएगी, लोगों को ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे तो लोगों पर ज़्यादा रुपये पहुँचेगा, जिससे लोग अपना बिजनेस चला सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट हमारे क्या होती है, बैंक रेट क्या होती है, बात करते हैं बैंक रेट की। बात कर रहे हैं बैंक रेट। बैंक रेट, कोई भी कमर्शियल बैंक को आरबीआई हमारे कितने होती है, कमर्शियल बैंक को आरबीआई 90 डेज के लिए, 90 दिन के क्या कोई लोन देती है, लोन देती है। अब जिस लोन देती, जिस दर पे लोन देती है उसे क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। उस दर को क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। जब कोई आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को 90 दिन के लिए क्या लोन देती है, वो जिस दर पे देते हैं उसे क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई भी कमर्शियल बैंक हमारा क्या करते हैं, SLR और CRR कंप्लीट नहीं करते हैं। कोई भी बैंक हमारे का SLR और CRR कंप्लीट नहीं करते तो क्या करती है, तो आरबीआई फर्स्ट डे, पहले दिन देखते हैं, फर्स्ट डे वो क्या करते हैं, बैंक रेट में हमारे क्या 3% तो बैंक रेट लगाएगी। और दूसरे दिन SCR दूसरे दिन नहीं करेंगे, 3% प्लस उस पर मतलब टैक्स लगा के, तो बैंक रेट। अब दूसरे दिन 5% SLR और CR में वृद्धि कर देगी। अब इसके बाद बैंक रेट। तीसरे दिन यदि हमारा बैंक CRR और SLR कंप्लीट नहीं करता तो आरबीआई उस पर क्या ले सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है, लीगल एक्शन ले सकती है और बैंक को दिवालिया घोषित कर सकती है। कौन, आरबीआई। मतलब पहले दिन 3%, उसके बाद बैंक रेट तो दिया है, बैंक रेट तो लेंगे ही। दूसरे दिन अब 3% की जगह वो 5% लेंगे और उसके साथ बैंक रेट लगा ही देंगे। या तीसरे दिन भी हमारे क्या CRR SLR कंप्लीट बैंक ने नहीं किया, कोई भी कमर्शियल बैंक, तो उस बैंक को आरबीआई क्या है, दिवालिया घोषित कर देगी और लीगल एक्शन लिख के द्वारा आरबीआई उसको क्या दिवालिया घोषित कर देगी। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब